हाय, दिस इज गीतांजलि। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 जो कि डील करता है प्रिसेप्ट से। प्रिसेप्ट स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था। एग्जीक्यूशन डिक्री की भी हो सकती है और ऑर्डर की भी हो सकती है। ऑर्डर की एग्जीक्यूशन पे सेम वही प्रोविजन अप्लाई होते हैं जो प्रोविजन डिक्री की एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होते हैं, और ये प्रोविजन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला था सब्सटेंटिव प्रोविजन जो कि सेक्शन 36 से 74 में दिए गए हैं, और दूसरा है प्रोसीजरल प्रोविजन जो कि ऑर्डर 21 में दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 जो कि डील करता है प्रिसेप्ट से कि प्रिसेप्ट्स होता क्या है। देखिए, अब इसकी जो बैरक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है उसको स्टार्ट करने से पहले इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है कि x एक पर्सन है जो डिक्री होल्डर है, यानी कि x के फेवर में डिक्री पास हुई है और अगेंस्ट पास हुई है y की, यानी जजमेंट डेटर है y। इस x ने इस y से पैसा लेना था, डिक्री पास हो गई। उस डिक्री के पास हो जाने के बाद भी ये y जो है उन पैसों को वापस नहीं देता है, तो x के पास ऑप्शन बचता है कि वो अपने डिक्री को एग्जीक्यूट करवाए जुडिशियल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए। तो अपनी इस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए वो गया कोर्ट ए में। कोर्ट ए में अभी जो उसकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन उसने लगाई, वो एप्लीकेशन अभी चल रही है, कोर्ट कंसीडर करेगी। पर एक्स को तभी पता चलता है कि वाई की जो प्रॉपर्टी किसी और जगह पर है जो कि इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, और सिर्फ एक वही प्रॉपर्टी है वाई की जिससे ये पैसा रिकवर किया जा सकता है। और एक्स को अब पता चल गया कि वाई जो है अपनी उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है या फिर डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है। तो अगर ये उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है तो फिर एक्स को अपना पैसा रिकवर करने के लिए मुश्किल हो जाएंगी, और हो सकता है ऐसा भी हो कि इसके पास और कोई प्रॉपर्टी है नहीं तो वो पैसा रिकवर हो नहीं सकता। तो इस टाइम एक्स को जब पता चला कि वाई अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है, तो एक्स क्या करेगा, जो ये कोर्ट है जिसके सामने अपनी इस डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए इसने लगाया है, इस कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा प्रिसेप्ट्स की कि वाई की प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के पास है, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, उस कोर्ट के लिए प्रिसेप्ट्स इशू करे कोर्ट। प्रिसेप्ट्स क्या होता है कि उस कोर्ट को बोला जाए जहां पे वाई की प्रॉपर्टी है कि वाई की इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच कर दे। कौन सी कोर्ट? जहां पे वो प्रॉपर्टी है, उस कोर्ट को ये कोर्ट डायरेक्शन देगी कि इसकी वाई की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर दिया जाए। अब जो ये प्रिसेप्ट्स हैं, ये अटैचमेंट के ऑर्डर इमीडिएट इफेक्ट से होंगे। जैसे ही प्रिसेप्ट्स उस कोर्ट को रिसीव होगा तभी से वाई की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर लेगी कोर्ट, और अब वाई अपनी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। पर साथ ही ये जो प्रिसेप्ट्स का कॉन्सेप्ट है, एक बार प्रिसेप्ट्स इशू हो जाने के बाद ये 2 मंथ्स तक ही वैलिड होती है। 2 मंथ्स के बाद ये अटैचमेंट अपने आप सीज हो जाती है। तो अगर 2 महीने तक भी इस कोर्ट ने इस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया है तो एक्स फ्री है कि 2 महीने से पहले दोबारा से प्रिसेप्ट इशू करवा दे। या फिर दूसरा है कि अगर इस कोर्ट ने इस एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन लगाई थी एक्स ने, उस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी कोर्ट के पास कि इस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करवाया जाए, तो तब ये प्रिसेप्ट्स खत्म हो जाएगा। अदरवाइज 2 महीने बाद ये अपने आप से खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट में सेक्शन 46 में ये कहते हैं डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे। हमारे केस में क्या था, एक्स डिक्री होल्डर है, तो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा डिक्री कोर्ट के सामने, यानी कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है, जिसके सामने एक्स ने अभी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन उसी कोर्ट के सामने लगती है जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है। तो डिक्री कोर्ट के सामने जब ये डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है कि वाई जो है, यानी कि जजमेंट डेटर जो है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा इस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को डिसाइड होने से पहले, तो ये डिक्री कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो इशू करेगी प्रिसेप्ट्स दूसरी कोर्ट को। ये दूसरी कोर्ट कंपिटेंट होनी चाहिए इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये कोर्ट वो होगी जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, और साथ ही कोर्ट चेक करेगी कि क्या कोर्ट कंपिटेंट है अगर डिक्री इसके पास जाती है। तो अगर वो कोर्ट कंपिटेंट है तो उस कोर्ट को प्रिसेप्ट्स इशू करने के लिए कहा जाएगा। प्रिसेप्ट्स का क्या मतलब है कि जेडी की जो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है उसे कोर्ट अटैच कर दे।
उसके बाद अगर आप सेक्शन 46 का सबसेक्शन 2 देखेंगे तो यहाँ ये बात करते हैं कोर्ट टू विच द प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच। यहाँ वर्ड यूज किया गया है शैल, कि ये जो दूसरी कोर्ट है जिसको प्रिसेप्ट्स इशू किया गया है इस फर्स्ट कोर्ट ने, तो ये दूसरी कोर्ट जो है अब बाउंड है कि वो जेडी की प्रॉपर्टी को अटैच करेगी, यानी कि ये इमीडिएट इफेक्ट से हो रहा है जैसे ही प्रिसेप्ट इशू होता है तभी से। उसके बाद प्रोवाइजो में ये बात लिखते हैं कि प्रिसेप्ट्स एक बार इशू होने के बाद 2 महीने तक वैलिड रहता है जब तक कि ये डिक्री कोर्ट इसको और एक्सटेंड ना कर दे। उसके साथ ही ये कहते हैं या तो ये 2 महीने या फिर इस एक्सटेंडेड पीरियड तक, या फिर अगर डिक्री ट्रांसफर कर दी है इस डिक्री कोर्ट ने उस दूसरी कोर्ट के पास, तो भी ये प्रिसेप्ट्स खत्म हो जाता है, क्योंकि अब डिक्री ही एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट के पास चली गई है। तो अब उस कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन काम करेगी कि प्रॉपर्टी को फर्दर अटैच रखना है या फिर इस डिक्री की जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगी है उसको किस तरह से डिसाइड करना है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट प्रिसेप्ट्स का। प्रिसेप्ट से रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, या तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि प्रिसेप्ट्स कौन से सेक्शन में दिया गया है और ये कितने मंथ्स तक वैलिड होता है। क्या एक बार 2 महीने एक्सपायर हो जाने के बाद दोबारा से ये डिग्री होल्डर प्रिसेप्ट्स की एप्लीकेशन लगा सकता है या नहीं लगा सकता? तो ये एप्लीकेशन लगा सकता है। और क्या ये जो दूसरी कोर्ट है ये कोई भी कोर्ट होगी या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो प्रिसेप्ट्स अगर इशू की गई है दूसरे कोर्ट को, तो ये इमीडिएट इफेक्ट से होगी या अभी भी इस दूसरी कोर्ट का डिस्क्रिशन काम करेगा? तो ये इमीडिएट इफेक्ट से वर्क करेगी। जिस दिन प्रिसेप्ट्स इशू किया गया दूसरी कोर्ट को, तो अब ये दूसरी कोर्ट बाउंड है कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दे। देखिए, अब तक जो हमने प्रोविजंस डिस्कस किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आप किसे कहेंगे। जैसा कि हमने देखा कि एक कोर्ट जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है, सीज टू एग्जिस्ट हो गई है, तो उसकी जगह जो भी ऐसी कोर्ट है जो उस टाइम उस सूट को ट्राई कर सकती थी, तो वो अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कही जाएगी। उसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि प्रिसेप्ट्स क्या होता है। जैसे कि अगर लग रहा है डिग्री होल्डर को कि जजमेंट डेटर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा इस डिग्री को एग्जीक्यूट होने से पहले, तो वो प्रिसेप्ट्स इशू करा सकता है। अब बात आती है कि सबसे पहले जो डिग्री होल्डर का काम है वो है कोर्ट के सामने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाना। तो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के प्रोविजंस आपको दिए गए हैं ऑर्डर 21 के रूल 10 से लेकर 17 में। अब 10 से 17 तक के जो प्रोविजंस हैं इन्हें हमें डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ओवरऑल रेफरेंस क्या है इन सभी रूल्स में वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले आते हैं रूल 10 पर। रूल 10 आपका डील करता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ बात की गई कि जो भी डिग्री होल्डर होगा अगर उसकी डिज़ायर है अपनी इस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो जो भी कोर्ट होगी जिसने डिग्री पास करी है या फिर कोई और कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट है इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसके सामने एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके बाद आते हैं रूल 11 पे जो कि डील करता है ओरल एप्लीकेशन। यहाँ बात की गई है कि जब डिग्री पेमेंट ऑफ मनी की पास करी है, ध्यान रखिए सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी की जब डिग्री पास करी है तो ये डिग्री होल्डर कोर्ट के सामने ओरल एप्लीकेशन कर सकता है, सिर्फ तभी जब मनी डिग्री है। ओरल एप्लीकेशन कोर्ट को कर सकता है जब भी ये डिग्री पास हुई है। तो अगर इस ओरल एप्लीकेशन पे कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो इमीडिएट ऑर्डर कर सकती है डिग्री, इमीडिएट ऑर्डर कर सकती हैं जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट को इशू किए हुए। उसके बाद आते हैं रूल 11 के सब रूल 2 पे। यहाँ बात की गई है रिटन एप्लीकेशन की, यानी कि कोई डिग्री जो कि मनी डिग्री नहीं है उसके अलावा कोई और डिग्री है तो वहाँ पर इस डिग्री होल्डर को रिटन में एप्लीकेशन लगानी होगी और उस एप्लीकेशन में जो भी कंटेंट्स सब रूल 2 में दिए गए हैं, जैसे कि सूट का नंबर क्या है, पार्टीज के नेम क्या है, डिग्री किस दिन पास हुई थी, क्या उसकी अपील की जा सकती है, क्या पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट होता है या प्रीवियसली कोई इस तरह की एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है या नहीं, कॉस्ट कितना अवार्ड हुआ है और किस मोड में ये डिग्री होल्डर इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में लिखकर ये कोर्ट के सामने फाइल कर सकता है।
उसके बाद आते हैं रूल 11A पर, जो कि डील करता है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड। यहाँ पे बात की गई है कि जब डिक्री होल्डर अरेस्ट करवाना चाहता है जजमेंट डेटर को, तो किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट कराना चाहता है, कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिस पे उसे लगता है कि अरेस्ट होकर ये डिक्री सेटिस्फाई हो सकती है, तो उन ग्राउंड्स को वो मेंशन करेगा साथ में अपना एफिडेविट लगाते हुए। उसके बाद आते हैं रूल 12 पे, जो कि डील करता है एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नोट इन जजमेंट डेटर्स पोजेशन। देखिए यहाँ पे रूल 12 में बात की गई है कि जब डिक्री पास हो गई, डिक्री पास होने के बाद जब डिक्री होल्डर एग्जीक्यूशन में गया, तो एग्जीक्यूशन में उसे लगता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए। ये ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो जजमेंट डेटर है, यानी जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच होनी है, उसके पोजेशन में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो डिक्री होल्डर उन प्रॉपर्टी की जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे मेंशन करेगा उस एप्लीकेशन में। सेम यही चीज़ आपकी अप्लाई होती है रूल 13 पे, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर अटैच होनी है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पूरे डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी इस डिक्री होल्डर को उस एप्लीकेशन में। उसके बाद आ जाते हैं हम रूल 17 पर। यहाँ पे बात की गई है प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जब डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगा दी, अब कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद क्या करेगी, तो कोर्ट क्या करेगी, जब भी ये इस तरह की एप्लीकेशन कोर्ट को रिसीव होगी तो कोर्ट सेटिस्फाई करेगी अपने आप कि क्या जो प्रोविजंस रूल 11 से 14 तक दिए गए हैं कि एप्लीकेशन में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो इस डिक्री होल्डर ने सेटिस्फाई किए हैं या नहीं किए हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी है, तो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर इस एप्लीकेशन में कहीं कोई अमेंडमेंट होनी है तो वो अमेंडमेंट अलाउ करेगी कोर्ट, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो। और जब ये अमेंडमेंट होगी तो जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ अमेंड हुई है वहाँ पे क्रॉस साइन करेंगी पार्टीज और कोर्ट। और ये जो एप्लीकेशन होगी ये वेरीफाइड होने चाहिए, दोनों जो पार्टी ने ये एप्लीकेशन लगाई है उसके साइन होने चाहिए। यही सारी बातें की गई हैं रूल 10 से 17 पर। ये जो प्रोविजन है रूल 10 से 17 तक, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक मेयर रेफरेंस हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही डिक्री होल्डर कोर्ट में जाएगा तो उसे एप्लीकेशन लगानी होगी, तो एप्लीकेशन के लिए ये सभी रूल्स डिक्री होल्डर को सेटिस्फाई करने होंगे, यानी जो भी चीज़ें इन रूल्स में दी गई हैं वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में रिटन होनी चाहिए। अदरवाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 47 पर, जो कि डील करता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। देखिए ये सेक्शन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट और मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जब भी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगेगी तो उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन रेज होते हैं उस डिक्री से रिलेटेड उन पार्टीज के बीच में, तो ये क्वेश्चन वो कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है और जिस कोर्ट के सामने इस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगी है। इन क्वेश्चंस को डिटरमाइन करने के लिए कोई सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन के साथ जिस जिस क्वेश्चन पे इशू है उसकी एप्लीकेशन साथ में लग के उस कोर्ट के सामने लग जाएगी जिस कोर्ट के सामने ये डिक्री पास हुई है या एग्जीक्यूशन के लिए गई है। ये बातें की गई हैं सेक्शन 47 में, पर ये चीज़ सिर्फ इतनी बातों से ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कुछ दो एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई हैं जो कि सेक्शन 47 को और क्लियर करते हैं। उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, यहाँ ये बात करते हैं कि वो सभी क्वेश्चन जो कि पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में अराइज हुए हैं, ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड, तो ये सभी क्वेश्चन वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी जो इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है। देखिए जो इसके असेंशियल एलिमेंट्स हैं उसे हमने ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन जो अराइज हुआ है पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ये क्वेश्चन रिलेटेड है एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, तो ये डिटरमाइन करेगी वो ही कोर्ट जिसके सामने ये डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए फाइल किया गया है। यही बात की गई है सेक्शन 47 के सबसेक्शन 1 में। और साथ ही सबसेक्शन 1 में ये कहते हैं कि यहाँ हमने जो कहा कि ये सभी क्वेश्चन ये कोर्ट डिटरमाइन करेगी जो कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, इसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। इस एग्जीक्यूशन के साथ ही ये साथ में एप्लीकेशन और लग जाएगी।
उसके बाद आप देखें तो सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 ऑमिट हो चुका है 1977 की अमेंडमेंट से। उसके बाद आते हैं सेक्शन 47 के सबसेक्शन 3 पर। यहाँ पे ये बात करते हैं जब कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी वही कोर्ट डिटरमाइन करेगी जिस कोर्ट के सामने ये डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए आई है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सूट फाइल किया था बी के अगेंस्ट, ए को इस सूट में डिक्री मिल गई, ए गया अब इसकी एग्जीक्यूशन में। जब ये एग्जीक्यूशन में गया तब ये जो पार्टी थी बी, इसकी डेथ हो चुकी है। अब जब इसकी डेथ हो गई तो ये डिक्री एग्जीक्यूट होगी इसके एलआर से। तो जो इसके एलआर्स होंगे, जैसे बी का जो भी सन होगा या जो भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो भी इसी सूट की पार्टीज ही मानी जाएंगी। और इस क्वेश्चन को डील करना कि क्या बी का जो ये पर्टिकुलर बेटा है ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन वही कोर्ट डिटरमाइन करेगी जिस कोर्ट के सामने ये डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए आई है। यही बात की गई है सबसेक्शन 3 में। उसके बाद सबसेक्शन 3 को ये और क्लियर करने के लिए सबसेक्शन 3 में ये 2 एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में ये बात करते हैं कि एक प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया था उसका सूट डिसमिस हो गया, या फिर एक डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया था वो सूट डिसमिस हो गया, तो ये दोनों लोग भी इस सूट की पार्टी ही माने जाएंगे। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो गया या डिफेंडेंट का सूट डिसमिस हो गया, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, ए और बी ये को प्लेंटिफ थे, इन्होंने सूट फाइल किया एक पर्सन एक्स के अगेंस्ट। जब ए और बी ने सूट फाइल किया तो ये 2 को प्लेंटिफ हैं। कोर्ट ने क्या किया, जो ए का क्लेम था, ए का कोज ऑफ एक्शन था, तो ए की तरफ से सूट को डिसमिस कर दिया और बी की तरफ से सूट चलता रहा। यानी कि 2 प्लेंटिफ थे जिसमें से एक प्लेंटिफ का सूट जो है डिसमिस हो गया। अब इस केस में हुआ क्या, ये जो प्लेंटिफ था बी, इसके फेवर में डिक्री आई, यानी कि ये डिक्री होल्डर बना और एक्स जो पर्सन है ये जजमेंट डेटर बना। डिक्री आई एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में आने के बाद ए वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट सूट डिसमिस हुआ था, तो भले ही ए का सूट डिसमिस हुआ था, अगर इस डिक्री की एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं ए का राइट अगर अफेक्ट हो रहा है तो ए भी जिसका सूट पहले डिसमिस हो गया था वो पार्टी ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 47 के सबसेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन 2 पर। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या बात की हुई है इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये है कि ए ने सूट फाइल किया था एक्स के ऊपर किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर। अब क्या हुआ कि डिक्री पास हो गई ए के फेवर में, तो ए हुआ डिक्री होल्डर। ए ने क्या किया, एग्जीक्यूशन में आया और एग्जीक्यूशन में जो ये प्रॉपर्टी थी ये सेल कर दी सी को। अब जो ये प्रॉपर्टी थी वो बी के पोजेशन में थी, पर ए ने एग्जीक्यूट करवा के बी की ये प्रॉपर्टी सेल करवा दी सी को और उधर से पैसा रिकवर कर लिया। अब ये जो प्रॉपर्टी सी को बेची है तो सी को पोजेशन में मिलना चाहिए, सी को अब ये बी पोजेशन नहीं दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि सी अफेक्टेड पार्टी हो गया, जो कि ऑलरेडी इस जो सूट था इनका इसमें पार्टी नहीं था। तो यहाँ ये बात करते हैं कि अगर कोई परचेजर है किसी प्रॉपर्टी का जो उसने एग्जीक्यूशन की सेल से वो परचेजर बना है, तो उसे भी हम सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग सूट की पार्टी ही कंसीडर करेंगे। तो उसका जो ये इशू है ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। उसके बाद सेक्शन 47 के सबसेक्शन 3 के क्लोज बी पर आते हैं। यहाँ बात की गई है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो यहाँ ये बात करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है प्रॉपर्टी के पोजेशन को डिलीवर करने के लिए, तो ये क्वेश्चन माना जाएगा जैसे ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिक्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से। क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस किया है कि जो भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। कैसे? ऐसे क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं डिक्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से। तो वो कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन किसी पोजीशन को डिलीवर कराने से रिलेटेड है तो वो भी इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करेगा। यही बात की गई है सेक्शन 47 के सबसेक्शन 3 की
बी क्लोज में। अभी यहाँ हमने सेक्शन 47 को पढ़ के क्या सीखा? अगर हम 47 को नहीं पढ़ते हैं तो जनरल रूल ये है कि एग्जीक्यूशन में जो पार्टीज हैं जिनके बीच में ये एक्चुअल सूट था वो ही इस एग्जीक्यूशन की पार्टीज होंगी। बट सेक्शन 47 ने इस कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड कर दिया है और ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ पार्टी टू द सूट ही नहीं आएंगे, साथ ही इनके रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। और अगर कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐसा था जिनके खिलाफ ये सूट डिसमिस हो गया और एग्जीक्यूशन में उनका राइट अफेक्ट हो रहा है तो वो भी पार्टी माने जाएंगे। और जो इस एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी सेल हुई, सेल होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी सेल होने के बाद जो भी परचेजर है, अगर परचेजर के राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो उसे भी आप पार्टी ही कंसीडर करोगे। पर अगर 47 नहीं होता तो जनरल रूल यही था कि जिन दोनों पार्टी के बीच में सूट था सिर्फ वो ही पार्टी माने जाएंगे। पर सेक्शन 47 आने से ये कॉन्सेप्ट और ब्रॉड हो जाता है।